दोस्तों, इमामी एक ऐसा नाम जिसका कारोबार आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के 64 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कंपनी के 130 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट आज हर सेकंड बिकते हैं। और इसी की वजह से कंपनी का जो साल 2022 का टर्नओवर था वो लगभग 2866 करोड़ रुपए था। और कंपनी के ओवरऑल मार्केट कैप की बात की जाए तो ये कंपनी लगभग 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे दो बचपन के दोस्तों ने केवल 20,000 रुपये लगाकर 25,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, जिससे आने वाली रियल बिजनेस केस स्टडी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों, बात है 50 के दशक की। 50 के दशक में राधेश्याम गोयनका और राधेश्याम अग्रवाल ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और एक ही स्कूल में पढ़ने के कारण ही दोनों की अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। लेकिन राधेश्याम अग्रवाल राधेश्याम गोयनका से सीनियर थे, इसीलिए वो उनको पढ़ाने के लिए रोजाना उनके घर भी जाने लगे, जिससे उनके और पारिवारिक संबंध भी अच्छे खासे होने लगे। और फिर साल 1964 में अग्रवाल बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीए की पढ़ाई करने लगे और वो सीए की तरफ जाने लगे। और फिर उनके एक साल बाद ही गोयनका भी बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो लॉ के फील्ड में चले गए, वो वकालत करने लगे। फिर जैसे ही अग्रवाल ने देखा कि उनका दोस्त लॉ की पढ़ाई कर रहा है, वो भी उनके साथ लॉ की पढ़ाई करने लगे और फिर दोनों साथ साथ में लॉ की पढ़ाई करने लगे। साल 1968 में दोनों ने ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और फिर ये देखने लगे कि क्यों ना अपना कुछ बिजनेस करा जाए या अपना कुछ काम ऐसा देखा जाए जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने तभी सोचा था, ये छोटा मोटा बिजनेस अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी कर रहे थे। इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही काफ़ी अच्छे यूनिक आइडिया खोजे, जिसमें ये वहाँ पर कोलकाता की एक लाइब्रेरी में जाते थे जहाँ पर फॉर्मूले रखे होते थे, कॉस्मेटिक बनाने के फॉर्मूले होते थे, जिनको ये पढ़ते थे और ये देखते थे कि कौन से फॉर्मूले से क्या चीज़ बनाई जा सकती है। फॉर्मूले को तो देखते ही थे, साथ में इन्होंने और भी बिजनेस करे थे, जिसमें ये टूथपेस्ट की रीपैकेजिंग करने का काम करते थे, कार्डबोर्ड बनाते थे और उन कार्डबोर्ड को बनाकर और उन टूथपेस्ट को पैक कर कर वापस से हाथ से खींचने वाली गाड़ी में उनको मार्केट में बेचने के लिए जाते थे, जिससे इनका जो खर्चा था वो भी निकलता रहता था और जो कॉलेज की पढ़ाई थी वो भी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन वो सब एक छोटे लेवल पर चल रहा था। अब इनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद इनको कोई बिजनेस ऐसा करना था जहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सके और आगे की जो इनका जीवन है वो अच्छा खासा बीत सके। लेकिन अब दोनों दोस्तों ने फैसला कर लिया था कि उनको कुछ बड़ा बिजनेस करना है। लेकिन बड़ा बिजनेस करने के लिए जाहिर सी बात है पैसों की ज़रूरत थी और उनके पास फंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी। और इसमें उनका साथ दिया गोयनका के पिता ने। गोयनका के पिता केसरदेव गोयनका ने उनको 20,000 रुपये दिए और दोनों को 50-50 पार्टनरशिप में ये कहा कि तुम इन 20,000 रुपये को लेकर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करो। और फिर गोयनका के पिता के द्वारा दिए गए 20,000 रुपये से दोनों दोस्तों ने कोलकाता में एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री लगाई जिसका नाम था केमिको केमिकल्स। लेकिन उस टाइम पर कंपनियों के लिए स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उस ज़माने में जो पुरानी कंपनियां थी वो ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, वो भी बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी। तो इनके कारोबार पर भी उसका प्रतिकूल असर पड़ा। और क्योंकि इनका जो कारोबार था वो पूरी तरह से उधारी पर डिपेंड था, तो उधारी के भी कुछ कस्टमर ऐसे थे जो इनको पूरी तरह से धोखा दे गए थे। इसीलिए कंपनी धीरे धीरे कर्ज में डूबती चली गई और फिर इन्होंने अपनी कंपनी को केवल 1 साल के अंदर ही बंद करने का फैसला किया। और फिर ये गोयनका के पिता केसरदेव के पास गए और उनको बताया कि हम कंपनी बंद करना चाहते हैं। हालांकि केसरदेव इन पर काफ़ी गुस्सा हुए और लेकिन उन्होंने फिर से इनको 1 लाख रुपए दिए और ये कहा कि तुम कंपनी बंद मत करो, चाहे इसमें कुछ भी करो, लेकिन 1 लाख रुपए और लो और कंपनी को फिर से दोबारा रीबिल्ड करके उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाओ। और फिर दोनों को 1 लाख रुपए मिलने के बाद दोनों ने ही सोचा कि क्यों ना अब कंपनी को फिर से दोबारा से अच्छी तरीके से अच्छी मेहनत करने के बाद कंपनी को काफ़ी अच्छा बड़ा बनाएंगे। और फिर साल 1968 में इन्होंने अपनी केमिको केमिकल्स को दोबारा से रीबिल्ड किया और फिर इन्होंने वैसलीन जेली और भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की रीपैकेजिंग कर कर उनको बड़े थोक व्यापारियों को बेचने लगे, जिससे भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होने लगा। लेकिन इनकी जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल कछुआ चाल हो रही थी। इन्होंने सोचा कि अगर हमारी ग्रोथ इसी रफ्तार से होती रही तो कंपनी काफ़ी सालों तक भाई उसका कुछ नहीं होने वाला। और उसी दौरान फिर इन दोनों की शादी भी हो गई और भी इन पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया। तो इनको अब ज़रूरत थी कि हम पैसा जल्दी से जनरेट करें और इसीलिए इनको एक फिर ऑफर भी मिला। कोलकाता के बड़े बिरला समूह ने इनको नौकरी देने का ऑफर भी आया। और फिर साल 1970 में गोयनका बिरला ग्रुप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रमुख बन गए और अग्रवाल बिरला ग्रुप में उपाध्यक्ष के तौर पर काम करने लगे। लेकिन वो बिरला ग्रुप में काम तो कर रहे थे, लेकिन उनका जो साइड बिजनेस था ये भी धीरे धीरे चल रहा था और ये इस पर भी उतना ही फोकस कर रहे थे जितना अपनी नौकरी पर फोकस कर रहे थे।
और फिर इन्होंने बिरला ग्रुप के साथ काफ़ी समय तक नौकरी की और बिरला ग्रुप जैसे बड़े कारपोरेट ग्रुप के साथ काम करने का इनको अनुभव ये हुआ कि इन्होंने अपने ब्रांड को कैसे बिल्ड करना है ये पूरी तरह से सीख लिया था। और ये भी सीख लिया था कि कैसे और दूसरी कंपनियों से हटकर अपने ब्रांड को एक सफल प्रोडक्ट बनाना है। हालांकि उस टाइम पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट विदेशों से इंपोर्ट किए जाते थे और उन पर 120% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, जिससे वो प्रोडक्ट काफ़ी महंगे हो जाते थे और उनको खरीदना इतना आसान नहीं रह जाता था। इसीलिए इन दोनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना खुद के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाकर उनको सस्ते में इंडिया में बेचा जाएगा, जिससे अच्छा खासा मार्जिन भी प्राप्त होगा और जिससे हमारा ब्रांड भी एक सुपर ब्रांड बन सकता है। इन्होंने बिरला ग्रुप की नौकरी को छोड़कर खुद का साल 1974 में इमामी नाम का ब्रांड शुरू किया। इमामी के तहत फिर ये टैल्कम पाउडर और क्रीम बनाने लगे और उस टाइम पर क्रीम और कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट थे उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इंडिया में, इसीलिए इनके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट थे वो धीरे धीरे मार्केट में चलने भी लगे। और फिर ये दोनों दोस्त खुद ही फुटपाथ पर बैठकर ये डिस्कस किया करते थे कि अपने प्रोडक्ट की कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे उनको बेचना है। और ये खुद ही स्टोर पर जाते थे, अपने प्रोडक्ट की खासियत बताते थे और उनसे फिर खुद ही उनको प्रोडक्ट डिलीवर करते थे और उनसे पैसा कलेक्ट करने के लिए भी ये दोनों दोस्त खुद ही जाया करते थे। और इस तरह से इनका ब्रांड धीरे धीरे बिल्ड होने लगा था। लेकिन इनका सामना उस समय के दिग्गज पॉन्ड्स और HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियों से था। इसीलिए इनके लिए चैलेंजेस बहुत आसान होने वाला नहीं था। और ये इतनी बड़ी कंपनियां थी कि ये अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों दोस्तों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए उन पर अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकें। इसीलिए इन्होंने एक यूनिक सा अपना आइडिया निकाला। उस ज़माने में टैल्कम पाउडर टीन के डब्बे में आया करते थे और उनकी जो फिनिशिंग थी या उनका जो देखने का डिज़ाइन था वो इतना अच्छा नहीं हुआ करता था। फिर इन्होंने अपने जो टैल्कम पाउडर थे वो प्लास्टिक के डब्बे में निकालने शुरू किए और उनके ऊपर कलरफुल लेबलिंग करना चालू किया, जिससे वो टैल्कम पाउडर का डब्बा देखने में भी स्टाइलिश लगता था और ऊपर से उसके ऊपर जो कलर का जो वो कॉम्बिनेशन था वो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था, जिससे इनका टैल्कम पाउडर धीरे धीरे लोगों को हिट करने लगा और लोग उसको देखकर ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगे और उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी ऑब्वियसली, इसलिए वो धीरे धीरे मार्केट में छा गया। और फिर इनके और भी प्रोडक्ट, कोल्ड क्रीम और भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट धीरे धीरे कंपनी इनको और बनाती गई, जिससे लोग उसको और भी जानते गए, पहचानते गए और इनके प्रोडक्ट धीरे धीरे हिट होने लगे। फिर इन्होंने माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और माधुरी दीक्षित के ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद इनके प्रोडक्ट एकदम से लोगों की नज़रों में आने लगे और लोग उनको खरीदने लगे। और एक तरफ जहाँ पॉन्ड्स और HUL जैसी बड़ी कंपनियां पीछे रह गईं, उनसे आगे इमामी के प्रोडक्ट धीरे धीरे निकलने लगे। और उसके बाद तो फिर इमामी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर साल 1978 में इन्होंने हिमानी लिमिटेड को खरीदा और उसके बाद तो फिर इन्होंने अपनी कंपनी को और भी विस्तार देना शुरू कर दिया और अपनी कंपनी के पोर्टफोलियो में नए नए प्रोडक्ट ऐड करने शुरू किए। फिर साल 1982 में इन्होंने अपना जो पॉपुलर प्रोडक्ट था बोरोप्लस, उसको लॉन्च किया। बोरोप्लस की सफलता को देखते हुए इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में और भी फिर कई सारे नए नए प्रोडक्ट ऐड करने शुरू कर दिए। और फिर 1989 में पांडुचेरी में इन्होंने अपना दूसरा प्लांट लगाया, जिसमें भी अपने और नए नए प्रोडक्ट को बनाने लगे। और फिर फाइनली साल 1995 में कंपनी ने अपना IPO लॉन्च किया, जिसमें इनका IPO भी काफ़ी ज़्यादा हिट रहा और लोगों ने उसको खूब ज़्यादा सब्सक्राइब किया। और फिर इन्होंने साल 2015 में केस किंग हेयर ऑयल को भी खरीद लिया, जो अब इनका ब्रांड का हिस्सा बन चुका है और वो अब अच्छी खासी सेल आउट इनको कर देता है। और इतना ही नहीं, इन्होंने भारत के लगभग 100 साल पुराने ब्रांड झंडू को भी लगभग 130 करोड़ रुपए में उसको खरीदकर उसके प्रोडक्ट को भी अपना बना लिया है, जिससे कि आज इमामी का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। और आज इनके पोर्टफोलियो में 130 से भी ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मांग हमेशा मार्केट में बनी रहती है। आज इमामी ग्रुप FMG सेक्टर, न्यूज़ प्रिंट, रिटेल, फार्मेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, आर्ट, एडिबल ऑयल, हेल्थ केयर, सीमेंट और भी काफ़ी सारे सेक्टरों में आज फैला हुआ है। और आज इसी के कारण इमामी ग्रुप का जो टर्नओवर है वो लगभग 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और कंपनी की अगर ओवरऑल मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी आज 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बन चुकी है। इसीलिए आज इमामी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 130 से भी ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट को बेचकर अपने प्रोडक्ट का लोहा मनवा रही है। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।